अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस चीज़ को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान भी हमेशा की तरह बहुत ख़ास है, दिलचस्प है, क्योंकि मौजू बहुत अहम भी है और दिलचस्प भी है। और ख़ास तौर पर ये ऐसा मौजू है जिसका बराह रास्त हम सब के साथ एक बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डाइट के हवाले से। और डाइट में ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन से फ्रूट सूटेबल होते हैं, वो क्या चीज़ कंफर्टेबली खा सकते हैं और क्या चीज़ उनको नहीं खानी चाहिए। सेकेंडली, ओवरवेट को डिस्कस किया जाएगा, उसमें खाने पीने में क्या क्या एहतियातें ज़रूरी हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, शो का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 19 66 966 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाया जाता है अपने मेहमान के साथ। हम उन मैसेजेस को, उन सवालात को शेयर भी करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे ऑफिशियल पेजेस विव FM 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें देख भी सकते हैं, अपने पैगाम भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन मैसेजेस को भी शो का हिस्सा बनाएंगे। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है फ़नीला तनवीर ने। फ़नीला जो हैं वो क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, पहले भी इनसे बारहा नशिस्त हो चुकी है, बहुत कुछ हम इनसे सीख चुके हैं। सो आज फिर सीखने का मरहला कंटिन्यू होगा, इनसे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सो मैं वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। वालेकुम अस्सलाम। फ़नीला, चूँकि मेन टॉपिक ये है कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके लिए डाइट कितनी अहम है उसको डिस्कस करेंगे और ओवरवेट को डिस्कस किया जाएगा। सो सबसे पहले चूँकि हम डाइट को डिस्कस करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में जब किसी भी फ्रूट के हवाले से डिस्कशन की जाती है, सो आमों का चूँकि सीज़न है तो बहुत दिलचस्पी जाहिर करते हैं, पसंद भी हर किसी को होते हैं, लेकिन डायबिटिक होने की वजह से बाज़ औक़ात उनको अपना हाथ रोकना पड़ता है। क्या वाकई हाथ रोकना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है? इस हवाले से क्या डाइटिंग प्लान होना चाहिए या फिर मेडिकल साइंसेस क्या कहती है? इसमें यह है कि मैंगो जो है ना वो मतलब आम आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हमें हर चीज़ मॉडरेशन में, चाहे आप ओवरवेट हैं चाहे डायबिटिक हैं, उसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेशन में तो चीज़ को खाना पड़ेगा। लेकिन वो ये जो बिल्कुल कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में मैंने देखा है कि जो कहते हैं कि बिल्कुल हम आम खाएंगे ही नहीं, मतलब हम शुगर पेशेंट है तो हम खा ही नहीं सकते, मतलब वो बिल्कुल नहीं खाते। ये चीज़ नहीं है, क्योंकि एक हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि हमारी बॉडी में हम कोई भी जो चीज़, जो भी फूड खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को किस तरह से रेज करता है। ये कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो फ़ौरन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रेज करते हैं, कुछ स्लो बॉडी के अंदर शुगर को अब्जॉर्ब कराते हैं। तो इस तरह से हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग शुगर पेशेंट को डाइट प्लान देते हैं। तो उसके अंदर जो मैंगो है ना वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, हाई में या लो में नहीं आता, मीडियम में आता है। तो फिर उसको उसी तरीके से हमने, मतलब एक डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो दिन में 250 ग्राम्स ले सकता है मैंगो, लेकिन उसने अब उसको लेने का तरीका कैसे ले, वो चीज़ मैटर करती है कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट है वो अवॉइड करे इसको शेक की फॉर्म में। शेक में ये होता है कि जब हम दूध के अंदर कुछ लोग तो चीनी भी ऐड कर रहे हैं, साथ मैंगो भी ऐड कर रहे हैं, और मैंगो भी बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, पूरा एक मैंगो, बड़ा मैंगो, और उसमें आधा कप दूध का जा रहा है और साथ चीनी भी जा रही है। तो जो मिल्क की अपनी शुगर भी होती है वो भी ऐड हो जाती है, लैक्टोज, और फ्रूट शुगर जो है वो भी आ जाती है। तो जब दोनों शुगर कंबाइन होती हैं तो हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक ज़्यादा होती है, मतलब फौरन वो करते हैं। इसलिए जो है वो शेक को अवॉइड करें। वैसे रॉ फॉर्म में खाना है वो हाफ खा सकते हैं 250 ग्राम तक। उसके अलावा ये है कि जो एक हमारे और भी चीज़ है कि खाने के फ़ौरन बाद मैंगो मीठे में खाते हैं। ऑलरेडी हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और वो सब चीज़ें लेने के बाद वो फिर जब हम मैंगो खाते हैं तो उसकी कैलोरीज और उसका शुगर और ज़्यादा हो गए तो हमारी फ़ौरन शुगर लेवल रेज होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने उसको लेना किस तरीके से, ये चीज़ मैटर करती है। अदरवाइज मैंगो जो है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है,
विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बच्चों के अंदर ये जो नज़र है उसके लिए बहुत अच्छा है, और ये इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। तो इसलिए मैंगो के फ़ायदे मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर मैं आपकी बात से ये चीज़ अख़ज़ करूँ या ये समझूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, या फिर वो बैलेंस्ड वे में उसको लें जिससे उनको अंदाज़ा हो कि कितना खाना है और उसके बाद कहाँ पे रुकना ज़रूरी है। बैलेंस वे में, और दूसरा अगर कोई अपने ब्लड शुगर का रिकॉर्ड रख रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर तो उसको लग रहा है कि आज मेरी शुगर लेवल नॉर्मल में आई है रेंज में, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उस तरह ले ले। अगर किसी दिन रेज आ रही है तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कर लें या उसको कम क्वांटिटी में कर लें, तो इस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही। और बाकी अगर ओवरवेट में देखा जाए तो ओवरवेट में भी यही है कि जैसे अगर आपकी कैलोरीज, हम डाइट प्लान दे रहे हैं 1200 से 1300 कैलोरीज आपकी बन रही हैं दिन की, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना कि 1300 से अबव कैलोरीज आप मैंगो से लें, फिर तो वेट गेन करेगा। अगर आप अपनी कैलोरीज में रहते हुए उसको मैनेज कर लेते हैं ना, कि अपना एक मील स्किप कर रहे हैं या रोटी एक दिन स्किप करके मैंगो खा रहे हैं, तो वो उसमें वेट गेन नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, टाइमिंग और जो मील हैं उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सपोज मैंगो की ही बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि अमूमन हम खाने के बाद एज अ स्वीट डिश के तौर पे मैंगो को खाते हैं, तो वो चीज़ नुकसान का बायस भी बनती है। जी, क्योंकि और उसमें ऑलरेडी शुगर इतनी ज़्यादा है ना, तो जब हम रोटी खा रहे हैं, रोटी और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके शुगर लेवल, और उसके बाद जब हम फ़ौरन मीठा खा रहे हैं तो वो शुगर लेवल भी आ जाएगा। इसलिए आपने थोड़ा ये करें स्नैक टाइम में, रात को अवॉइड कर लें उसको, या खाने के बाद जो बीच में 11-12 बजे का टाइम है, नाश्ते के 2 घंटे बाद या खाना खाने के 2 घंटे बाद, शाम को 4-5 बजे, उस तरह से आप उसको ले लेते हैं। और अगर कोई ओवरवेट है और वो डाइट प्लान कर रहा है, उसके साथ वो मैंगो शेक लेना चाहता है, या डायबिटिक पेशेंट भी अगर उसकी शुगर कंट्रोल में और वो शेक लेना चाहता है, तो वो कोशिश करे कि उसको ब्रेकफास्ट में ऐड कर ले। ब्रेकफास्ट में उसके साथ रोटी स्किप कर ले, 1 गिलास शेक का ले, साथ 1 अंडा खा ले। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उनकी शुगर का लेवल बढ़ा होता है, तो वो अमूमन कुछ भी मीठा खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही उसको रोक लेते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो चूँकि इतना स्ट्रिक्टली अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया होता है, मेडिसिन भी चल रही होती है, इंसुलिन भी साथ साथ चल रही है, उसके साथ साथ फिर वो कुछ भी मीठा भी नहीं ले रहे होते, तो शुगर जितनी रिक्वायर होती है वो भी नहीं बॉडी को मिल रही होती है, तो ऐसे में वो चीज़ नुकसान का बायस भी बनती है। सो उसमें सूटेबल वे क्या हो सकता है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ मीठी है, बीइंग द डायबिटिक पेशेंट हमें इस चीज़ को कितनी देर के बाद चेक करने के बाद लेनी चाहिए, शुगर को चेक करने के बाद? शुगर मतलब अगर एक तो रैंडम हम चेक करते हैं, एक फास्टिंग में चेक कर रहे होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में फास्टिंग में चेक कर रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल में आ रही है, आप वो लेवल्स पर डिपेंड करता है ना। अभी जैसे मैंने बात की मैंगो की भी, तो बाकी चीज़ों में भी इसी तरीके से है। अगर आपने लेवल्स चेक कर रहे हैं तो उसके साथ आप खाने पीने में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और वो जो इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं और साथ मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं, तो उनका शुगर लेवल रात के टाइम लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो ये होता है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लो, सिंपल नहीं, जैसे कि वाइट शुगर आम ले रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, या कोई भी जैसे फ्रूट शुगर होती है, या जो दूध के अंदर शुगर है वो, या रोटी या चावल में है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्लोली एब्जॉर्ब होती है, तो वो काफ़ी देर तक उसका इफेक्ट रहता है, फ़ौरन हमारा शुगर लेवल डाउन नहीं होता। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, शुगर ड्रिंक्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, बाज़ का शुगर पेशेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स भी लेते हैं। उन ड्रिंक्स में जैसे अमूमन हम जिक्र करते हैं कि जी डाइट ड्रिंक लेना चाहिए, क्या बाकी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है ड्रिंक्स का शुगर पेशेंट के ऊपर? जो मतलब अगर नेचुरली आप देखें तो जो सबसे पहले होममेड जो भी ड्रिंक्स वगैरह वो सबसे बेहतर है, लेकिन कोई भी ड्रिंक ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा नमक हो, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब जैसे आप घर में लस्सी भी, कुछ लोग लस्सी बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं कि पूरे जग बना के डेली पीते जा रहे, वो एक्सेसिव में कोई भी चीज़ लें तो आप उसका नुकसान है। तो इसलिए आपने उसमें भी ये करना है कि नमक जो है ना वो भी हमारे शुगर मतलब
उसको बीपी को रेज करता है और वो किडनीज पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए आपने उसमें भी चीनी और नमक को कम रखना है, जो भी यूज़ करें। उसमें आप स्कंज भी, जो आजकल बहुत ज़्यादा लेमनेड या स्कंज भी है वो आम आजकल यूज़ हो रही है, उसमें आप ये करें कि स्टीविया यूज़ कर लें, शुगर को रिप्लेस करके स्टीविया ऐड कर लें, और बाकी आप नमक की जगह काले नमक का इस्तेमाल करें। तो उसको आप इनटेक कर सकते हैं 1 से 2 ग्लास या 2 से 3 ग्लास दिन में। उसके अलावा जो आजकल इमली का वो बन रहा है, वो इमली या आलू बुखारे का, वो भी आप घर में, लेकिन उसमें भी चीनी कम, वो जो उसका अपना मीठा है उसको लें, लेकिन उसके अंदर आप स्टीविया ऐड कर लें अगर आपने थोड़ा सा ऐड करना है, या गुड़ या शक्कर ऐड कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, जो समर ड्रिंक्स की हम बात करते हैं, समर ड्रिंक्स में अमूमन एक तो हम बाहर की ड्रिंक्स लेते हैं, सेकेंडली मैं ये जानना चाहूँगा स्पेसिफिकली ड्रिंक्स में जब हम लस्सी की बात करते हैं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हब्स भी होता है, गर्मी भी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कच्ची लस्सी पीनी चाहिए, तो और कुछ लोगों का ये ख्याल है, ये शायद ये मिथ है या हकीकत है, या बेहतर बता सकती हैं कि ये हड्डियों को या जोड़ों को मुतासर करती है। सो क्या करना चाहिए ड्रिंक्स के हवाले से? नहीं, कोई भी चीज़ अभी मैंने बताया एक्सेस में नहीं लेनी है। मतलब अगर आप लस्सी भी ले रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लेते हैं कि वो हर टाइम लस्सी ही पी रहे हैं, पानी की जगह भी लस्सी ही ले रहे हैं। तो वो उसके जब एक्सेसिव यूज़ होगा ना, तो वो फिर कुछ लोगों के अंदर ये जॉइंट पेन का इशू आ जाता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब लेने से हो रहा है। अदरवाइज़ ये है कि आप उसको थोड़ा बहुत 3 या 4 ग्लास ले लें मैक्सिमम, मिनिमम 1 से 2 ग्लास या 2 से 3 ग्लास ले सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। और बाकी मीठी लस्सी अवॉइड कर लें, उसमें अगर यूज़ करना भी है तो गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करके लें, अदरवाइज आप मीठी की जगह नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची लस्सी जो कहते हैं। और इसके अलावा जो आजकल बाकी ड्रिंक्स चल रहे हैं, आप इमली और आलू बुखारे का ड्रिंक ले सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं, चिया सीड्स पानी में सोख करके उसका मिंट मार्गरीटा, अगर थोड़ा सा सोडा वाला किसी को लेना है तो वो उसके अंदर मिंट को, लेमन को, काला नमक ऐड करके, स्टीविया ऐड करके, थोड़ा सा ब्लेंड करके उसमें आप थोड़ा सा सोडा ऐड करके, तो उस तरह से ड्रिंक ले। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ ड्रिंक्स में मज़ीद एडिशन करते हैं, जैसे ओवरवेट के हवाले से बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं, उसमें चाय का इस्तेमाल ओवरवेट को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता, उसकी वजह से ओवरवेट होता है या नहीं होता है, एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली, दूध को प्योर फॉर्म में लेना, इट्स अनदर थिंग। जब हम उसको शेक में या किसी और फॉर्म में लेते हैं तो क्या वो अपनी असल जो इफ़ेक्ट है उसका वो बरकरार रख पाता है? दूध को अगर आप किसी शेक में ले रहे हैं तो ठीक है, वो मतलब साथ फ्रूट ऐड हो जाएगा, लेकिन फ्रूट शुगर ऐड होके वो थोड़ा सा उसका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, बस ये है। बाकी अगर आप जो दूध सोडा पीते हैं ना, उसका इफेक्ट नहीं कोई भी, क्योंकि जब उसमें सोडा ऐड हो जाएगा तो वो उसमें दूध का इफेक्ट फिर कोई नहीं रहेगा जो दूध सोडा पीते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो चाय की बात है, चाय ओवरवेट को कुछ नहीं करती, मतलब ओबेसिटी में हम नहीं मना करते चाय की, लेकिन ये है कि चाय को किस तरह बना रहे हैं वो डिपेंड करता है। कि अगर तो आप दूध पत्ती पी रहे हैं कि बिल्कुल दूध को बॉयल किए बगैर बिल्कुल हाई फैट, मतलब उसके अंदर फैट्स भी हैं, उस दूध के अंदर पत्ती ऐड करके तो दूध पत्ती पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका, और चीनी भी ऐड कर रहे हैं तो फिर उसका इफेक्ट है वो तो वेट बढ़ाएगा। अगर आप उसको स्किम मिल्क यूज़ करें, मतलब दूध को अच्छे से उबाल के दूध की फैट रिमूव करके स्किम मिल्क हो जाए, उस दूध को और आधा कप पानी और आधा कप उसमें दूध ऐड करना है, तो अच्छा, इस तरह से चाय एक चाय के हवाले से बड़ी एक कॉमन मिथ भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कभी डाइटिंग की तरफ वो ख्याल जाता है तो सबसे पहले चाय का मीठा बंद किया जाता है, तो क्या वाकई से फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो चाय के साथ मीठा लेते हैं ना, बिल्कुल सही, जो चाय में मीठा लिया जाता है वो नुकसान का बायस बनता है। जी वो भी करता है, क्योंकि उसमें आप चीनी को सिप कर दें, लेकिन कुछ लोग फीकी चाय पीने के साथ भी बिस्किट ले रहे होते हैं। यस, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो अच्छा, अब चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं पेशेंट्स को, साथ में ओवरवेट के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हम रूटीन में कंज्यूम करते हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉन्स्टिपेशंस के बहुत सारे इश्यूज आजकल देखने में सुनने में आते हैं, बड़ों में भी है बल्कि उसके साथ साथ बच्चों में भी है। सो मैं सबसे पहले तो ये जानूंगा कि बच्चों में ये जो इश्यूज आते हैं उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों की जो माशाल्लाह रूटीन डाइट होती है वो रेगुलर मील के अलावा स्नैक्स और बाकी चीज़ें चलती रहती हैं पूरे दिन में, उसके बावजूद कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत
क्या वजह लगती है? बच्चों की जो है ना वो गट हेल्थ, सबसे पहले हमारी बड़ों की भी और बच्चों की भी, दोनों की गट हेल्थ अगर ठीक ना हो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आ रहे होते हैं। हमारी जो गट है उसके अंदर हमारे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जिनकी जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, हमारी डाइट ना प्रॉपर होने की वजह से, अगर हमारी अच्छी डाइट नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, या हमारी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से जो वो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं वो बॉडी में कम होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं गट में, जिसकी वजह से हमारी वो कॉज करती हैं कॉन्स्टिपेशन को। तो उसके लिए उस मतलब प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी उस वजह से होता है। और सेकंड रीज़न जो मेन आती है वो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों में भी पानी का इस्तेमाल, कई बच्चे जो है वो कम पीते हैं पानी, और बड़ों में भी जब डाइट कर रहे होते हैं, हमारा खाना पीना भी कम होता है और हम पानी का इंटेक भी कम करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारी डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है बॉडी में। तो उसमें फिर डिफरेंट फ्रूट्स इंटेक या जूसेस का इंटेक करने से आप कॉन्स्टिपेशन को कर सकते हैं ठीक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा इसमें मतलब वो है पपीते का इस्तेमाल फ्रूट के अंदर, और अमरूद वो बहुत अच्छा सोर्स है कि आप कॉन्स्टिपेशन को कवर अप करने बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चों के हवाले से, चूँकि बच्चे स्नैक्स वगैरह लेते हैं या बाहर की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज में से कॉज बनती है? जी, क्योंकि जो भी हम चीज़ वाइट आटे से या मैदे से बनती है ना, वो कॉन्स्टिपेशन करती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और हमारी वो उसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। और बहुत से घरों में अब भी वाइट आटा इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ रोटी भी, तो उसके अंदर भी बच्चों में बचपन से ही लेके भी वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका स्टमक और अपसेट होता जाता है, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है। बिल्कुल सही है फनीला। अभी आपने चूँकि रोटी का जिक्र किया कि उसमें भी शुगर का होता है एलिमेंट, रोटी चावल चीनी, ये तीन चीज़ें अमूमन कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको ज़रा एहतियात से आपको खाना चाहिए। इन तीनों में अगर तो सपोज हमारा वेट भी बढ़ने का डर है, शुगर का भी डर है, तो क्या इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, या इसके लिए कोई स्केड्यूल इस टाइप का हो खाने पीने का कि हमें ये खाया पिया शायद ज़्यादा इफेक्ट ना करे? हाँ, कैजुअल मैटर करता है, खाने पीने से नहीं हम करते। मतलब जैसे कि अगर कोई भी दोपहर में या नाश्ते में रोटी का इस्तेमाल कर रहा है तो ओके है। अगर रात में आप रोटी या चावल खा रहे हैं ना, तो वो आपका वेट गेन रात में चावल नहीं खाने चाहिए। हाँ, चावल तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर खाने भी हैं तो आप बॉइल्ड राइस यूज करें, और उसको क्वांटिटी में मतलब 12 टेबल स्पून अगर आप दोपहर में खा रहे हैं, और अगर आपने रात में खाने तो उसका हाफ कर देना है, 6 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। लेकिन उसको वही बात है कि आपने दोपहर में लंच में कंज्यूम करें, और रात में आप कोशिश करें कि चावल तो बिल्कुल अवॉइड करें। रोटी भी खानी है तो हाफ पोर्शन में, मतलब अगर दोपहर में एक खा रहे हैं तो रात को आधी खानी है। बिल्कुल सही है। सो जनाब, कुछ भी इनटेक किया जाएगा तो उसके लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने किस वक्त में क्या खाना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें नो डाउट अल्लाह ताला की नेमतें हैं, खाने में एतराज़ नहीं है, लेकिन हम बैलेंस वे में खाएंगे तो शायद हमें नुकसान नहीं देंगे। हम बाज़ औक़ात ये करते हैं कि बहुत कुछ गलत टाइम पे जब खाते हैं तो वो सेहत को मुतासिर करता है बुरे तरीके से। चूँकि अभी हम कॉन्स्टिपेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं, हम डायबिटिक पेशेंट्स के भी डाइट को डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसी तरह हम ओवर वेट को भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने वेट की वजह से परेशान होते हैं कि हमारा वेट कंट्रोल में नहीं होता, और बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि हम अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके लिए हम खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। उससे वेट कंट्रोल होने की बजाय हमारा और ज़्यादा जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है। एक्चुअली इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी फनीला से जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights
into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Yeah. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो like अगर आपके कोई भी ऐसी disease है जिसमें आपका like platelets count हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBCs का count ज़्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBCs काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में. Right. उसके अलावा देखिए, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर देंगे ये डिजीज है, ये वायरस है. देखिए, एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा. ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 जी, है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है. Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है. Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता. इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं. जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी. Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती. जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ. Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल. Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडियाज़ को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं. देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं. जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है. Right, तो right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं. Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी. स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं. Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई. वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू. लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का. तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का. Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है. है. डायग्नोसिस Right, लीड्स right. टू अ ट्रीटमेंट. Right. तो Right. इसी right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं. Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? मैम, इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स. हाँ. वी कैन रिप्लेस मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी. वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट
Okay. They can save our time, Yeah. they can save manpower. इतनी देर में जो है वो रोबोट्स हैं, सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जो हमें पाइपिंग होती है, ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं। एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी। एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। Right. तो Right. आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन अगर हम True. एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए हैं अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें एचईसी के जर्नल्स में करवाए। इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपस इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right. जी वेलकम बैक। आप सुने प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। मेरा और आपका साथ हुआ करता है 2 बजे तक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। आज हम बात कर रहे हैं जी डाइट फॉर डायबिटिक एंड ओवरवेट, और उसमें ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ कॉमन फ्रूट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ख़ास तौर पर आम का जिक्र था कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो आम किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ समर ड्रिंक्स को डिस्कस किया गया और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस किया। कॉन्स्टिपेशन को जहाँ पर हमने कॉजेज़ को डिस्कस किया, यहाँ पे डाइट को डिस्कस किया, वहीं पर कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हम पास हमारे इर्द गिर्द मौजूद वसाइल में ही वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो उसमें मैं फनीला से ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम कॉन्स्टिपेशन में डाइट को डिस्कस करते हैं, तो डाइट के साथ साथ ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो सपोर्टिव वे में रोल प्ले करती हैं, जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। पहले तो मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक आपने ज़्यादा करना है। वो फाइबर रिच, मतलब जो भी चीज़ में फ़ाइबर है, रोटी घर की बनी हुई गंदम की रोटी इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों को एडिशन करना है अपनी डाइट के अंदर। और इसके अलावा जो है ना आप चिया सीड्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। रात को आप 1 टीस्पून या हाफ़ टी-स्पून पानी में सोख करके रख दें, सुबह उठ के वो निहार मुँह पानी पी सकते हैं। इसबगोल का छिलका रात को बेड टाइम में या तो आप सोते वक्त पानी के साथ उसको इंटेक कर सकते हैं, पानी में सोख करके भी, या पानी के साथ वैसे भी उसको ले सकते हैं, या एम्प्टी स्टमक उसको भी आप इसबगोल का छिलका मॉर्निंग में ले सकते हैं। इसके अलावा इंजीर जो है ना वो बहुत अच्छा सोर्स है। इंजीर या खजूर, उसको 2 से 3 इंजीर या खजूर पानी में भिगो के आपने रात को रख देनी है, और सुबह उठ के आपने वो पानी भी इंटेक कर लेना है, और साथ में जो चीज़ इंजीर या खजूर पानी में सोख करेंगे उसको भी साथ खा लेना है। अगर आपका ये 4-5 दिन या 1 हफ़्ता आप करें और इंजीर से आपका नहीं ठीक हो रहा, तो आप इंजीर को किसी भी ऑलिव ऑयल के अंदर जो है ना वो आप सोख करके रख दें, और साथ आप उसको ऑलिव ऑयल के साथ इंटेक करें। तो उसमें ये होता है कि जो हमारी बी कॉन्स्टिपेशन में हेल्दी फैट्स की कमी की वजह से हो रहा होता है ना, तो जब फैट्स हम इंटेक करते हैं तो उससे ईजीली हमारी जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा एक और इफेक्टिव जो मतलब है वो सना मक्खी। बाहर के मुल्कों में भी ये इजीली सना टी मिल जाती है, और यहाँ पाकिस्तान में भी इजीली आपको मार्ट से भी मिल जाएगी, पंसार वगैरह से भी मिल जाती है। बिल्कुल सही। तो उसको जो है ना आपने, लेकिन उसको बहुत एक्सेस में यूज़ नहीं करना। अगर आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है कि बिल्कुल भी किसी तरीके से ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपने उसको पहले दिन जो है ना वो 2 से 3 पत्ते उसके पानी में बॉईल करके इंटेक करें। अगर उससे भी ना ठीक हो तो नेक्स्ट डे आपने उसको फिर 3 से 4 पत्ते इस्तेमाल करने, लेकिन इसको एक्सेस में नहीं लेना, उससे आपको डायरिया भी हो सकता है। इसलिए आपने 1 या 2 दिन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बस 3-4 इस्तेमाल करें और फिर उसको छोड़ दें। और फिर जब आपको लगता है कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली रहती है कॉन्स्टिपेशन, तो आप उसको घर में रख लें। जब कभी आपको लगे तो आप उसको 1-2 दिन कावा में इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही है। फनीला, ओवरवेट के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं लोगों के। अच्छा, ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक तो ये वज़न का बढ़ना, दूसरा ये कि जिसामत का बढ़ना, और बहुत सारे लोग इसको एक ही कैटेगरी में लेते हैं। तो क्या ओवरवेट में मतलब दोनों चीज़ें एक ही कॉन्टेक्स्ट में काउंट होती हैं या सेपरेट हैं?
नहीं मतलब जब ओवरवेट कोई पेशेंट हम तो उसको रेंज में डालते हैं बीएमआई से, ठीक है। मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसमें हम एक पर्सन को क्राइटेरिया में देखते हैं कि ये बंदा, इसका बीएमआई हाइट और वेट के हिसाब से उसका बीएमआई कितना आ रहा है, अगर ये ओवरवेट है, अंडरवेट है, ओबीस है या नॉर्मल में आ रहा है। एक ये चीज़ होती है और एक हम बॉडी फैट चेक करते हैं साथ में। तो वो बॉडी फैट ज़रूरी नहीं है कि कोई 60 kg का पर्सन है तो उसका भी बॉडी फैट वही होगा, दूसरा बंदा भी 60 kg का, उसका बॉडी फैट उतना ही होगा। बॉडी फैट वेरी करता है क्योंकि हमारे मसल्स का वेट भी होता है और हमारी बॉडी में वाटर वेट भी होता है। वेट हमारा सब चीज़ों का आता है लेकिन हमारे जो इंचेस हैं वो हमारे बॉडी फैट को शो करते हैं। तो बॉडी फैट जो है वो हम लोगों का मतलब डिफरेंट उसमें आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हाइट भी मैटर करती है ना, अगर कोई बंदा शॉर्ट हाइटेड है, उसका 60 kg वेट है तो जाहिर है उसका, अगर कोई हाइट उसकी ज़्यादा तो उसका नॉर्मल रेंज होगा। तो सिर्फ वेट नहीं मैटर करता इसमें। अच्छा, ओवरवेट को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन या बाकी चीज़ें बहुत सारी मौजूद होती हैं, उसके साथ साथ डाइट बहुत मानी रखती है। तो कैसे डाइट के साथ ओवरवेट को कंट्रोल किया जा सकता है? इफेक्टिव डाइट प्लान क्या हो सकता है? मतलब डाइट, एक्सरसाइज और मतलब हर चीज़ मैटर करती है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और डाइट आप कंट्रोल नहीं कर रहे तो भी आपका वेट नहीं कम होगा, और अगर आप सिर्फ डाइट कर रहे हैं साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो भी आपका नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और बाकी जो डाइट की बात है तो वो नॉर्मल जो हम पोर्शन कंट्रोल डाइट या आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादा चल रही है कि आप जितनी देर फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, अगर आपको बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो उसको कवर करती है, तो आपका उससे भी अच्छा वेट कम होता है। तो उसमें जो नॉर्मल एक रफ सा आइडिया उसमें ये है कि मॉर्निंग में आप कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई हार्मोन्स का इशू है आप अलसी, फ्लैक्स सीड यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बीपी का इशू है साथ चिया सीड्स ले लें। और नाश्ते के अंदर जो है वो आप कोई भी जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। अगर एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस इन केस अगर आपको कोई लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भूख है तो ले लें। और अगर आपको वेट का इशू नहीं है तो आप एक रोटी भी जो 30 ग्राम या 40 ग्राम्स की एक रोटी खा सकते हैं। सही। उसके बाद स्नैक टाइम में कोई एक फ्रूट का इंटेक कर लें। फ्रूट में आड़ू बेस्ट है, आड़ू और सेब शुगर के पेशेंट्स के लिए भी और वेट कम करने के लिए भी। और केले का और आम का इस्तेमाल आपने कम करना है, मतलब जैसे मॉडरेशन में बताया उस तरह से। बिल्कुल सही। और दोपहर में एक रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे पहले बताया कि रोटी रात के टाइम कम खानी है, उससे आपका वेट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कंट्रोल होना है। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट्स के हवाले से, या कुछ टिप्स या रेमेडीज सोशल मीडिया के ऊपर सामने आती हैं। जैसे अभी हम डाइट को जिक्र कर रहे हैं, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता लगा कि ये भी फास्टिंग है, इससे भी वेट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है। एग डाइट है, जी उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। इस तरह सोशल मीडिया की जो टिप्स हैं वो किस हद तक कारआमद साबित हो सकती हैं? वो ये होता है कि आप जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है वो उसको चेक करते हैं, उसकी बाकी सारी चीज़ें भी चेक करनी होती है ना कि उसको इशू क्या है, वेट गेन हो क्यों रहा है। कुछ पेशेंट हाइपोथायरॉइड के होते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से वेट गेन हो रहा है। कुछ को पीएमओएस की वजह से, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है उसकी वजह से हो रहा है। तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया कि वेट गेन हो किस वजह से रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे होता है वो जस्ट हर बंदे ने अपना फीडबैक दिया होता है कि मैंने ये एग डाइट की है। वो जैसे एक आजकल एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने एग डाइट का ये थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड किया था यूट्यूब पे, तो लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने जस्ट एक हफ्ता करने से हो गया वेट कम, लेकिन उसके बाद के इफेक्ट्स क्या आते हैं, वीकनेस हो जाती है, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में बाकी हार्मोनल चेंजेस आने लग जाती हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। इसलिए उसको मतलब आपने अगर फॉलो करना भी है तो आप अपने मतलब प्रॉपर डाइटिशियन से लेके करें, इस तरह से मतलब खुद से नहीं करना चाहिए। वो खुद से तो नुकसान का बायस बनता है। अच्छा, कुछ कॉमन मिथ्स होती हैं लाइक ब्रेकफास्ट को लेकर या ओवरवेट को लेकर। जैसे शो से पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि ब्रेकफास्ट ना करने के शायद नुकसान कोई नहीं होते। उसमें मैं लास्ट टाइम भी एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देख रहा था, उसमें 3-4 पॉइंट्स को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट ना करने से आपका वज़न बढ़ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि ब्रेकफास्ट ना करेंगे तो आप लेज़ी होंगे, आपके अंदर इरिटेशन आ जाएगी। ये मैसेज शायद उन लोगों के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव होगा जो रूटीन में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हैबिचुअल नहीं है। तो इस हवाले से
क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो इफ़ेक्ट तो आता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप जो कह रहे हैं कि इरिटेशन होती है, लेज़ीनेस होती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या कोई जो वर्किंग में है, वर्किंग पे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब आपने एक ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल सुबह के टाइम डाउन है क्योंकि रात से आपने नहीं खाया फास्टिंग में, तो वो आपके अंदर लेथार्जिक और ये सर दुखना, ये सब चीज़ें आती हैं, इरिटेशन होती है। तो इसलिए आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, मैं उनको ये कहती हूँ, जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है मैं उसको पूछती हूँ कि आप नहीं करते, तो वो कहते हैं कि नहीं हमने, वो उनको ये कहती हूँ कि अगर आपको भी आदत नहीं है ना तो आप उसको थोड़ा सा ऐड कर लें, मतलब एक बॉयल एग खा लिया, या 1 कप चाय का, या एक साथ आधा कप दही का खा लिया, तो मतलब थोड़ा सा भी इनटेक करें। अगर आप रात का खाना छोड़ देंगे ना, उससे इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है ना वो इफेक्ट करता है, ये ओवरवेट में भी और वैसे भी हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी मुतासिर करता है। बिल्कुल सही। सो स्टमक के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि अभी हम गट हेल्थ को भी डिस्कस कर रहे थे, उसमें स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, बड़ों का तो होता है, ये खाने पीने की वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो उनके लिए हम पहला तो ये करते हैं कि फटाफट कोई ना कोई एंटीबायोटिक उनको देते हैं। ये तो नो डाउट खुद से मेडिसिन कोई भी देना नुकसान का बायस बनती है। तो ऐसे में पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई डाइट में से कोई चीज़ उनको दें ताकि उनके स्टमक के मामला ठीक हों और उनकी खुराक का सिस्टम बेहतर हो सके। तो उसमें क्या चीज़ें इफेक्टिव हो सकती हैं? बहुत से बच्चे इस तरह के हैं जिनका वजन नहीं बढ़ रहा होता और वो कंप्लेन ये करते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती, मतलब वो सारा दिन कुछ खाता नहीं है या भूख नहीं। उसमें एक चीज़ तो ये आती है कि जो बच्चा स्नैकिंग कर रहा होता है ना बाहर से, पापड़ या टॉफ़ी या ये चिप्स चीज़ें खा रहा है, उसकी वजह से वो जब थोड़ा बहुत वो खा रहा है ना, उसका स्टमक अपसेट उससे हो जाता है, फिर उसका रोटी खाने का दिल ही नहीं करता। या कुछ बच्चे वैसे नेचुरली उनके अंदर ये होता है कि उनको भूख नहीं लग रही है, तो उसमें हम लोग जो मल्टीविटामिन्स डॉक्टर ऐड करा देते हैं, सिरप्स ऐड करा देते हैं जो भूख बढ़ाने के लिए होते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप बच्चे को वैसे फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कराओ। अगर बच्चा रोटी नहीं भी खा रहा ना तो आप उसको शेक या जूस की फॉर्म में कोई भी फ्रूट का इंटेक कराएं, जिससे उसके मल्टीविटामिन्स और विटामिन एडिशन होंगे बॉडी के अंदर, तो उससे उसको ऑटोमेटिकली भूख बढ़ेगी। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, चूँकि टॉपिक है डाइट फॉर डायबिटिक एंड ओवरवेट, इस हवाले से जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे पहले आपकी जो है ना, मतलब सब चीज़ें बाकी बाद में आती हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी डाइट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट में भी ख़ास तौर पे जितनी भी मेडिकेशंस ले लें या साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डाइट को ही कोई 70% तक भी फॉलो कर लेंगे ना, तो आपकी ये, या क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर लें, सिर्फ बाहर का खाना छोड़ के घर का खाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ जाएगी और आपका वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल सही फनीला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, ये था आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। फनीला तनवीर हमारे साथी क्लिनिकल डाइटिशियन, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला, ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से और ओवरवेट के हवाले से। उसमें कॉन्स्टिपेशन को भी डिस्कस किया गया, कुछ ऐसे फलों को भी डिस्कस किया जो अमूमन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकते जब वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो आज की डिस्कशन को अगर मैं सम अप करूँ तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद कभी साबित नहीं हो सकती। उसको मुनासिब वे में या मॉडरेट वे में इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सेकेंडली, हम डाइट की बात करें, उसमें रूटीन डाइट है, उसमें रोटी भी है, चावल भी हैं, उसमें हमारी रूटीन डाइट में शुगर का इंटेक भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें चूँकि रूटीन का हिस्सा हैं, एकदम से जब हम इनको छोड़ने की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात काफ़ी मुश्किल लगता है कि ये एकदम से हम डाइट को छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या। अमूमन ये डॉक्टर से क्वेश्चन भी किया जाता है कि डॉक्टर साहब ने 3-4 चीज़ें खाने के लिए मना कर दी, तो हम पूछते हैं डॉक्टर साहब ये सब कुछ तो मना किया, अब खाएंगे क्या, ये बता दें। तो ऐसे में मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी खाएंगे आप अपनी टाइमिंग को लाजमी कंसिडर करें कि किस टाइम पर क्या खाने जा रहे हैं, क्योंकि ये देखें कि वो जो आप खाने जा रहे हैं वो चीज़ आपको हज़म भी होती है या नहीं होती। सेकेंडली, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में लेज़ी हो चुके हैं, जहाँ पर बैठे हैं सो बैठे हैं, कहीं पे लेट गए हैं तो फिर लेट गए हैं। हमारी एक्सरसाइज रूटीन, फ़िज़िकल फ़िटनेस, ये तमाम चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा कम से कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से खाया पिया जो है वो नेगेटिवली हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। सो जब हम टाइमली चीज़ों को खाएंगे और साथ में फ़िज़िकल
एक्टिविटीज़ की तरफ या रूटीन में कम से कम वॉक की तरफ ही चले जाएंगे, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो जनाब आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में दोपहर 1 बजे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।